शनि 5 जून से वक्री हो रहे हैं और युद्ध भूमि का रंग और ज्यादा लाल होता जा रहा है। यूक्रेन जंग की 95 दिनों की वॉर डायरी में सिर्फ और सिर्फ तबाही और बर्बादी की ही खौफनाक तस्वीरें और ज्यादा हकीकत दर्ज है। और इस वक्त यूक्रेन के डॉनबॉस इलाके को जीतने की जंग छिड़ी हुई है। जर्मनी के एक रक्षा विशेषज्ञ माइकल कॉफमैन ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के डॉनबास प्लान को डिकोड किया। उनके मुताबिक पुतिन अब पूरे यूक्रेन पर कब्जा नहीं करना चाहते, बल्कि वो क्राइमिया की तरह यूक्रेन के अलग अलग इलाकों को जीतकर उन पर कब्जा करना चाहते हैं। कॉफमैन का कहना है कि डॉनबास की जंग पूरे यूक्रेन का भविष्य तय करेगी। पूर्वी यूक्रेन में भीषण हुई जंग। जारी है विध्वंस का महायुद्ध। यूक्रेन जंग की वॉर डायरी। मैदान जंग में ज़ेलेंस्की। रूस और यूक्रेन के बीच विध्वंसकारी जंग को जारी हुए 100 दिन होने वाले हैं, लेकिन ना तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जंग रोकने के लिए तैयार हैं और न ही यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की झुकने के लिए। दोनों ही देश एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अपने अपने दावे को दुनिया के सामने पुख्ता बताने और साबित करने के लिए रूस और यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय बाकायदा ऐसे वीडियो जारी कर रहे हैं जिनमें जंग की तबाही साफ नजर आ रही है। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि यूक्रेन के खेरसान इलाके में कैसे यूक्रेनी सैनिकों के हमले में रूसी सेना की एक गाड़ी धमाके के बाद जलकर तबाह हो गई। इस वीडियो को यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने रिलीज किया है। खबर के मुताबिक यूक्रेन की स्पेशल फोर्स के कमांडो ने रूसी सेना पर हमला करने के लिए सड़क पर आईईडी लगाया हुआ था और जैसे ही ये रूसी गाड़ी वहां से गुजरी तो वो धमाके के बाद जलकर स्वाहा हो गई। ये वीडियो भी खेरसान के मैदानी जंग से ही आया है। इसे भी यूक्रेनी फौज ने ही रिलीज किया है। इस वीडियो में यूक्रेनी सैनिक M777 हौवित्जर तोप से रूसी सेना पर बमबारी करते हुए दिख रहे हैं। इन तस्वीरों में आप यूक्रेनी सैनिकों को ब्रिटिश हॉवित्जर तोप FH-70 से रूसी सेना पर कहर बरसाते साफ देख सकते हैं। FH-70 हॉवित्जर तोप को ब्रिटेन, जर्मनी और इटली ने मिलकर बनाया है। FH-70 तोप से 15 से 18 मील तक की दूरी तक दुश्मन को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। यूक्रेन की सेना ने जंग का एक और वीडियो जारी किया है। इसमें स्ट्रुंगा P एंटी टैंक मिसाइल के हमले में रूसी सेना के एक टैंक को महज कुछ ही सेकंडों में तबाह होते हुए देखा जा सकता है। ये तो रही यूक्रेन के रूस को नुकसान पहुंचाने के दावे की बात। रूस का रक्षा मंत्रालय भी लगातार यूक्रेन जंग में अपनी जीत के दावे और यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान पहुंचाने वाले वीडियो रिलीज कर रहा है। इस वीडियो में आप रूसी एयरफोर्स के मल्टी रोल जंगी हेलीकॉप्टरों KA-52 एलिगेटर और Mi-8 टर्मिनेटर को यूक्रेन की सेना पर कहर बरसाते साफ देख सकते हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसके इस हमले में यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान पहुंचा है और इस हमले के दौरान रूसी जंगी हेलीकॉप्टरों ने यूक्रेन की सेना के एक मजबूत गढ़ को तबाह कर दिया।
जंगी हेलीकॉप्टर ही नहीं, रूसी सेना ने अपनी स्वचालित तोप माल्का की तबाही बरसाती तस्वीरें भी जारी की हैं। रूस का दावा है कि उसकी आर्टिलरी शेलिंग में यूक्रेन सेना के कई सैन्य ठिकाने नष्ट हो गए। रूस ये भी दावा कर रहा है कि वो अपनी बमबारी में यूक्रेन की सेना के सैन्य ठिकानों और उसके सशस्त्र बल की पोजीशन को निशाना बना रहा है। наших збройних сил यूक्रेन जंग में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी बराबर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के हालात जटिल होते जा रहे हैं। Завершився 94-й день повномасштабної війни. Ситуація дуже складна. Особливо в тих районах на Донбасі і на Харківщині, де російська армія намагається вичавити хоча б якийсь результат для себе. Ключові напрямки боротьби на фронті – це, як і раніше, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Попасна та інші міста, на яких зосереджений російський наступ. यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का ये बयान बनावटी तो नहीं है, क्योंकि पूर्वी यूक्रेन में रूसी और यूक्रेनी फौज के बीच जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। आलम यह है कि इलाके के लोग अपनी जान बचाने के लिए अपना घर-बार छोड़कर दर-दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं। याना भी अपने 18 महीने के बेटे के साथ किसी तरह लिसिचांस्क से अपनी जान बचा कर आई हैं। Сказать, неделю тому назад немножко было еще более-менее можно, даже немножко больше, выйти хоть как-то детей там пустить погулять с подвала. Сейчас, на данный момент, мы больше 2 недель сидели в подвале. На поверхность мы не выходили с детьми. Сидело у нас 18 человек, 9 детей. Вот. Кушать готовили на улице, то есть. Вот. याना की आपबीती का एक दर्दनाक पहलू ये भी है कि उनके पति घर और जानवरों को देखने के लिए शहर में ही रह गए हैं। याना को इस बात का डर भी सता रहा है कि जंग खत्म होने के बाद अब वो अपने पति से शायद ही कभी मिल पाएं। Сидели там, в подвале, подъехали патрульная полиция и сказала, что чем быстрее, тем лучше эвакуироваться, так как опасно оставаться там в Лисичанске. Вот. Я думала, конечно, не соглашалась, и кто мы были, не хотели, конечно, выезжать с родного города. Ну, ради вот этих вот малюсеньких деток. जंग दो देशों के बीच लड़ी जाती है, लेकिन इसका खमियाजा उन बेकसूर लोगों को उठाना पड़ता है जिनके हिस्से सिर्फ दर्द और आंसू आते हैं। यूक्रेन जंग से ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर रूसी सेना पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो जानते बूझते हुए यूक्रेन के अलग-अलग शहरों के रिहायशी इलाकों और वहां रहने वाले लोगों पर बमबारी कर रही है। Сьогодні російська армія завдала абсолютно безглуздих, відверто варварських ударів по Сумщині. Ракети, міномети. І для чого? І що це дає? Українці Сумської області, як і будь-якої іншої області нашої держави, вже все зрозуміли про Росію. І новим терором вона нічого не зможе. जिस माइकोलेव शहर का जिक्र यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपने बयान में किया था, ये उसी शहर की हकीकत बयां करती तस्वीरें हैं। शहर में चारों तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है और लोग अपने आशियाने उजड़ने के लिए रूस को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। Куча осколка у меня. Кирпич отошел. Меня отвело просто. Стекла там целые, ну как...
यूक्रेन के माइकोलेव शहर में बिखरी तबाही की तस्वीरें खुद शहर के मेयर ने ही जारी की हैं। शहर के लोगों का आरोप है कि रूसी सेना ने उनके घरों पर बमबारी की, जिसका नतीजा ये हुआ है कि अब उनके पास सर छिपाने की जगह भी नहीं है। Нам хреново жилось, они нам сделали лучше нас от всего то, что мы нажили за свои 40 лет. यूक्रेन जंग पर अपने गुस्से का इजहार करते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस पर आरोप लगाया कि रूस उनके देश के अलग अलग इलाकों में लोगों को डराने की गरज से बेमकसद हमले कर रहा है। Внаслідок російського обстрілу Миколаєва сьогодні загинула одна людина, 7 поранені, 2 у дуже важкому стані. Снаряди вдарили по житловому району в 20 метрах від дитячого садочка. Ось таких ворогів обрала для себе Російська Федерація. ऐसे हालात में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार दोनों ही देशों यानी रूस और यूक्रेन को इस जंग से क्या हासिल हुआ। फिलहाल जंग जारी है, लिहाजा किसी की भी जीत का ऐलान अभी बेमायने ही होगा। लेकिन यूक्रेन का दावा है कि 24 मई से 29 मई के बीच अब तक उसने 30,150 रूसी सैनिकों को मार गिराया है। यही नहीं, यूक्रेन अब तक रूसी सेना के 1,338 टैंकों को नष्ट कर चुका है। इसके अलावा यूक्रेनी सेना रूस के 3,270 आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल्स, 207 एयरक्राफ्ट और 174 हेलीकॉप्टर तबाह कर चुकी है। यूक्रेन का ये भी दावा है कि वो रूस के 631 आर्टिलरी सिस्टम, 203 MLR सिस्टम, 116 क्रूज मिसाइलें, 13 जंगी जहाज और 48 स्पेशल इक्विपमेंट को नेस्त नाबूद कर चुका है। यूक्रेन के डॉनबास इलाके में छिड़ी जंग पर रक्षा विशेषज्ञ माइकल कॉफमैन का कहना है कि डॉनबास की जंग पूरे यूक्रेन का भविष्य तय करेगी। कॉफमैन के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन फिलहाल पूरे यूक्रेन पर परचम लहराने का ख्वाब छोड़ चुके हैं और अब उनकी कोशिश ये है कि वो क्राइमिया की तरह यूक्रेन के छोटे छोटे हिस्सों पर कब्जा करते चले जाएं। वैसे भी डॉनबास के दोनेस्क और लुहांस्क में रूस समर्थित अलगाववादी गुट पिछले 8 साल से यूक्रेन फौज से लड़ाई लड़ ही रहे थे। अब रूस के इन दोनों ही इलाकों को बतौर 2 देशों के मान्यता देने के बाद जंग उसी इलाके में वापस लौट आई है जहां साल 2014 में वो शुरू हुई थी। उनका कहना है कि भले ही यूक्रेन के दूसरे हिस्सों में यूक्रेन की सेना रूसी फौज पर भारी पड़ रही है, लेकिन डॉनबास के दोनेस्क और लुहांस्क में कुछ और कहानी है। जंग की हकीकत को देखते हुए लगता है कि रूसी सेना पूरे डॉनबास पर कब्जा कर सकती है। उनका ये भी कहना है कि डॉनबास जीतने के बाद रूसी सेना का रुख खार्किव और कीव की तरफ होगा। यूक्रेनी सेना के प्रवक्ता का कहना है कि रूस की सेना डॉनबास में कब्जाए हुए इलाकों में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है। На Донецькому напрямку противник веде наступальні дії. Активно застосовує сили та засоби ракетних військ і артилерії та радіоелектронної боротьби. Збільшив інтенсивність дій оперативно-тактичної та армійської авіації. На Лиманському напрямку посилює угруповання. Застосував штурмову авіацію поблизу Діброви. Намагається закріпитись в районі населеного пункту Лиман. На Сєвєродонецькому напрямку за підтримки артилерії вів штурмові дії у районі міста Сєвєродонецька. Бої тривають. В районі населеного пункту Боброве ворог зазнав втрат і відійшов на раніше зайняті позиції. जंग के सूरत हाल को देखते हुए राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का आरोप है कि रूसी सेना ने यूक्रेन के खेरसान इलाके के जिन शहरों पर कब्जा किया हुआ है, उन जगहों से वो यूक्रेन के नागरिकों को बाहर नहीं निकलने दे रही है और उन्हें जबरन बंधक बनाया जा रहा है। З'являється все більше інформації про те,
що окупанти намагаються максимально обмежити виїзд наших людей з тимчасово окупованих районів Херсонської області. Вони не дають жодних гуманітарних коридорів і закрили індивідуальний виїзд людей. Ті, хто впевнений у своїй позиції, таких рішень точно не ухвалював. Однозначно, це прояв слабкості, прояв того, що їм нічого дати людям. Та й люди не хочуть нічого у них брати. Тому вони намагаються взяти людей в заручники. Але Україна поверне все своє. Все. І це обов'язково. रूस का दावा है कि वो जंग में अब तक यूक्रेन की सेना के 183 एयरक्राफ्ट, 128 हेलीकॉप्टर और 1049 यूएवी तबाह कर चुका है। इसके अलावा रूसी सेना यूक्रेन के 325 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम, 3309 टैंक और दूसरी जंगी गाड़ियों समेत 447 MLR सिस्टम नष्ट कर चुकी है। इतना ही नहीं, जंग में अब तक यूक्रेनी फौज के 1722 आर्टिलरी और मोटार सिस्टम तबाह हो चुके हैं। रूस और यूक्रेन दोनों ही एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहे हैं और हर गुजरते दिन के साथ इस जंग से सिर्फ और सिर्फ तबाही और बर्बादी की ही तस्वीरें दुनिया के सामने आ रही हैं।